आगे बात करेंगे द्रव्य तत्व एवं तरंग प्रकृति। जैसे अभी तक हम लोगों ने बात किया हुआ है कि प्रकाश की जो अवस्था होती है, प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कभी कभी ये तरंग के जैसा बिहेव करता है। अगर तरंग के जैसा बिहेव कर रहा है तो व्यतिकरण जैसे प्रयोग को आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं डायफ्रैक्शन, विवर्तन, या फिर आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन। तो इन सभी प्रयोगों को करने के लिए जो प्रकाश है, जो विकिरण है, वो तरंग नेचर का होना चाहिए, तरंग प्रकृति का होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करना हो या फिर आपको कॉम्पटन इफेक्ट परफॉर्म करना हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा फोटो इलेक्ट्रिक, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, वहाँ पर जो प्रकाश है वो कण के जैसा बिहेव करना चाहिए। यानी अगर उसका नेचर, उसकी प्रकृति कण की जैसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होगा। यानी यहाँ पर ये बात आप बोल सकते हैं कि जो प्रकाश है उसके पास द्वैत प्रकृति होता है, डुअल नेचर होता है। एक होता है कण और दूसरा होता है तरंग। आइंस्टीन ने ये बात प्रूव करके दिखाया कि जो भी विकिरण होता है, जो भी लाइट होता है, उसके पास द्वैत प्रकृति होता है। उन्होंने ये बोला कि जो भी विकिरण होता है वहाँ पर किसी भी विकिरण के केस में, किसी भी प्रकाश के केस में, उसके पास तरंग के साथ साथ कण की भी प्रकृति यानी कण का भी बिहेवियर होता है। तो प्रकाश के पास तरंग के साथ साथ कण का भी प्रकृति होता है। तो जैसे आइंस्टीन ने ये लाइन बोला, ठीक वैसे ही एक लाइन बोला एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं डी ब्रॉगली। तो ये जो डी ब्रॉगली है, इन्होंने ये बोला कि जैसे प्रकाश के पास तरंग के साथ साथ कण की प्रकृति होती है, ठीक उसी तरह से ऐसे द्रव्य हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जिनके पास कण के साथ साथ तरंग की प्रकृति होगी। यानी वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि अगर उन्होंने ये बात बोला है कि अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उदाहरण में लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है पार्टिकल के साथ साथ, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, मतलब उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। क्योंकि अगर आप ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि इसके पास कण की प्रकृति है, ये जो मेरे हाथ पे है लिखने के लिए मार्कर, अगर इसके पास कण की प्रकृति है यानी आपको इसका मोमेंटम लिखना होगा। अगर आपने इसका मोमेंटम लिख दिया, अगर इसका मोमेंटम जो है जैसा जिस ऑर्डर में, जिस रेंज में आना चाहिए उस रेंज में आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास कण की प्रकृति होगी। ठीक उसी तरह से अगर आप ये बात प्रूफ करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास तरंग की प्रकृति है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। अगर वो तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻9, 10⁻−10, 10⁻−11 के ऑर्डर में आता है, तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कण के साथ साथ तरंग का भी बिहेवियर यानी उसका नेचर है। यही बात किसने बोला था? डी ब्रॉगली ने बोला था। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा उसको बताने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। आप देख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p। जो भी द्रव्य इस फार्मूले को, जिनके लिए इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं द्रव्य तरंग, मैटर वेव। तो यानी मैं इलेक्ट्रॉन को एक मैटर वेव, एक द्रव्य तरंग बोल सकता हूँ। आप इस फॉर्मूले में देखिए तो इस फॉर्मूले में दोनों बातें कही गई हैं। ये बात इस फॉर्मूले में यहाँ पर लैम्डा आया हुआ है जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा जो होता है वो बात करता है तरंग प्रकृति के बारे में, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम यानी संवेग भी आया हुआ है। मोमेंटम किसके बारे में बात करता है? कण प्रकृति के बारे में बात करता है। यानी इस फॉर्मूले में दोनों है, तरंग भी है और कण भी है। और यहाँ पर ये बात है कि भले ही ये फार्मूला जो है वो द्रव्य तरंग के लिए लिखा गया है, मैटर वेव के लिए लिखा गया है, लेकिन जब आप फोटोन का मोमेंटम देखेंगे, जैसे हमने फोटोन के बारे में बात किया है, जो फोटोन का संवेग होता है वो होता है h/c। फोटोन का संवेग जो होता है, मोमेंटम होता है h/c। अगर इसको आप अरेंज करेंगे तो लिखा जाएगा P/h = μ/c। इसको उल्टा कर दीजिए तो h/p = c/μ। यहाँ c क्या है? प्रकाश की गति। म्यू क्या है? आवृत्ति। प्रकाश की गति और आवृत्ति दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? वेवलेंथ, लैम्डा। यानी फोटोन जो प्रकाश का सबसे छोटा कण होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वही वेवलेंथ यहाँ पर डी ब्रॉगली ने दिया। तो अगर दोनों का वेवलेंथ का फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये संभव हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो कण के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति होगी।
अब यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जिससे मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसका मास है 0.12 किलोग्राम। किसी वस्तु का मास कितना है? 0.12 किलोग्राम, और उसका वेग दिया 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसका द्रव्यमान और वेग दोनों को इस फॉर्मूले में रखा गया तो ये देखा गया कि आंसर आ रहा है इतना। यहाँ देखिए 10⁻34 आ रहा है, और 10⁻34 एक बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। ये इतना ज़्यादा छोटा है कि यहाँ देख सकते हैं कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और संवेग एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अगर दो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर वेवलेंथ बहुत छोटा होगा तो मोमेंटम यानी संवेग बहुत बड़ा होगा, और अगर संवेग बहुत बड़ा होगा इसका मतलब यहाँ पर जो भी वस्तु हमने लिया हुआ है उसके पास सिर्फ कण की प्रकृति है, क्योंकि तरंग के लिए जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻9 या -10 में आना चाहिए। यहाँ देखिए -34 में आ रहा है। यहाँ पर तो जो हमने वस्तु लिया है उसका मास 0.12 किलोग्राम है, यानी मास थोड़ा ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सापेक्ष में, और उसका स्पीड काफ़ी कम है 20 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो स्पीड होता है वो 10⁻6 में होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड के मुकाबले भी इसका स्पीड काफ़ी कम है, और इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले इसका मास काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ये वस्तु तो इसके पास सिर्फ कण की ही प्रकृति है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके लिए क्या जो वेवलेंथ है वो 10⁻10 में आता है या उसके आसपास। तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो लैम्डा है उसका फॉर्मूला हो गया h/p। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले इस संवेग को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लाते हैं गतिज ऊर्जा। हमें पता है कि जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है 12 mv², क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 12 mv² है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इसको लिखा गया 12 m²v²/m। मैंने क्या किया, द्रव्यमान से गुणा भाग कर दिया। अब देखिए ये जो m इंटू वी है वो यही हो गया, तो लिखेंगे 12 p²/m। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा है वो ऐसा लिखा गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो 2m गुणे के बराबर क्या हो जाएगा, p²। तो यहाँ से p कितना आ गया, p आ गया √2m इंटू k। यहाँ पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है, अब इसके पहले की वीडियो में देखिए, वहाँ बताया गया है कि जो k होता है वो होता है eV0। यहाँ पर जो V0 है वहाँ से v लिखते हैं, ये विभव होता है। तो हमने इसके बारे में बात किया है। यहाँ पर ये एक तरह का मंदक विभव होता है। इसको जब आप यहाँ रखेंगे तो पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, तो लैम्डा हो जाएगा h/p। तो लिखा जाएगा h/p का मान कितना रखेंगे हम लोग, 2m इंटू k, और k यहाँ से क्या रखेंगे, तो लिखा जाएगा लैम्डा बराबर h/√2m e इंटू v। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम। तो जब हम लोग द्रव्यमान रखेंगे, आवेश का मान रखेंगे, h रखेंगे, तो सबको सॉल्व करने के बाद जो वेवलेंथ आता है, तरंग दैर्ध्य जो आता है वो आता है 1.227 डिवाइड बाई √v एंगस्ट्रॉम यूनिट, नैनोमीटर। ये एंगस्ट्रॉम नहीं नैनोमीटर है। एंगस्ट्रॉम के लिए ये 12.27 होता, तो नैनोमीटर है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो v है, विभव, वो 120 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेते हैं विभव कितना है, 120 वोल्ट है। तो अगर विभव 120 वोल्ट है तो लैम्डा लगभग आता है 0.112 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पर नैनो आ रहा है, नैनो कितना होता है, 10⁻⁹। और अगर कोई वस्तु पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी दर्शा रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है वो लगभग इसी ऑर्डर का आना चाहिए जिस ऑर्डर का यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो लगभग इस ऑर्डर का आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि डी ब्रॉगली ने जो भी बोला हुआ है वो थियरी के हिसाब से एकदम सही है। बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि जो इन्होंने बात बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, जिनको नाम दिया गया है द्रव्य तरंग, इनके पास कण के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, वो करेक्ट है। बाद में इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ कर किया गया। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है
उसके पास कण के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति होती है।